नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची में ईडी को कई बड़े क्लू हाथ लगे हैं। बिचौलिया प्रेम प्रकाश से पूछताछ में कई नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आने की उम्मीद है। ईडी की तफ्तीश में जो बातें सामने आई उससे लगता है कि झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग का ये टेंडर का सारा काम बिचौलिया प्रेम प्रकाश किया करता था। देखिए कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग का झारखंड में प्रेम जाल बिछा हुआ था। क्या घूस लेकर झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सबका हिस्सा फिक्स है? क्या प्रेम प्रकाश ट्रांसफर पोस्टिंग का लीड किरदार है? ईडी की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, झारखंड में भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती जा रही है। भ्रष्टाचार के फेहरिस्त में अब नया प्लेयर की एंट्री हो चुकी है। नाम है प्रेम प्रकाश। बुधवार को रांची में ईडी ने प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर रेड मारी, जिसके बाद लगातार 2 दिनों तक प्रेम प्रकाश से पूछताछ की गई। प्रेम प्रकाश से हुई पूछताछ में कई अहम जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। माना ये जा रहा है कि कई सफेद पोस्ट से लेकर कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आए हैं, जो ईडी की रडार पर है। प्रेम प्रकाश के बारे में जो जानकारी है उसके अनुसार सरकार में प्रेम प्रकाश की पैठ काफी मजबूत है। ऐसे में किसी को मन मुताबिक पोस्टिंग चाहिए तो उसे प्रेम प्रकाश के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। टेंडर को भी मैनेज करने में प्रेम प्रकाश की काफी चलती है और यही वो वजह है कि वो देखते देखते प्रेम भैया बन गया। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की लगातार दबिश बढ़ती जा रही है और रोज इस मामले में कोई न कोई नया खुलासा प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा किया जा रहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रेम प्रकाश का नाम सियासी गलियारे के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में भी काफ़ी चर्चित था। कई ट्रांसफर पोस्टिंग हो या फिर टेंडर मैनेज, कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश की तूती बोलती थी, जिस वजह से जो सवाल हैं कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग और टेंडर मैनेज करने को लेकर भी हैं। न्यूज़ 18 के पास प्रेम प्रकाश से ईडी के सवालों का पूरा ब्यौरा है। ईडी ने प्रेम प्रकाश से पूछा, आपके संबंध किस किस राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट से हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग में किस पद के लिए कितने पैसे लेते थे? ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में आपका कितना हिस्सा होता था? किस नेता या अधिकारी की मदद से ट्रांसफर पोस्टिंग या टेंडर का डिमांड लेते थे? क्या राज्य के नेताओं का पैसा भी मैनेज किया करते थे? किन किन लोगों तक वो पैसा पहुंच जाता था? पूजा सिंघल से आपका किस तरह का संबंध है? विशाल चौधरी से किस तरह की जान पहचान है? क्या सिर्फ जान पहचान ही है या नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के जरिए कोई कारोबार भी होता था? ईडी ये भी पता कर रही है कि जांच में जिन शेल कंपनियों के बारे में पता चला है उसके बारे में प्रेम प्रकाश को कोई जानकारी है कि नहीं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राज्यसभा के लिए झारखंड कोटे से खाली हो रही 2 सीटों के लिए राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम रेस में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी कोर कमेटी ने राज्यसभा के लिए रघुवर दास का नाम फाइनल कर दिया है। दरअसल सत्ता पक्ष जहां दोनों सीटों पर दांव लगाने की तैयारी कर रहा है, वहीं बीजेपी एक सीट पर हर हाल में जीत दर्ज करना चाहती है। बता दें कि रघुवर दास झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और झारखंड में 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनता जनादेश सुनाएगी, लेकिन इससे पहले झारखंड की राजनीति दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। बंधु तिर्की अपनी बड़ी बेटी का सियासी डेब्यू कराना चाहते हैं। इसके लिए वो पूरी ताकत झोंक चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को लगता है कि मांडर में सीएम हेमंत सरकार के खिलाफ जनता वोट करेगी। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी कोई नाम तय नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। मांडर के समर का शंखनाद, बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा का सियासी डेब्यू। मांडर के कुरुक्षेत्र में कमल से कौन होगा? 6 जून तक नॉमिनेशन, 23 जून को जनादेश।
झारखंड की राजनीति हर घड़ी दिलचस्प होती जा रही है। हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माइनिंग, मनरेगा, शेल कंपनी और आईएएस पूजा सिंघल को लेकर तलवार लटकी हुई है और इस सब के बीच निर्वाचन आयोग से मांडर उपचुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची के ग्रामीण इलाके का एक ऐसा विधानसभा जो है तो राजधानी के पास, लेकिन सियासी तौर पर मांडर कभी लाइमलाइट में नहीं रहा। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि झारखंड के एक विधानसभा उपचुनाव को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस हर हाल में मांडर में फतह करने की रणनीति बनाने में जुटी है। मांडर उपचुनाव का पूरा गुणागणित बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये समझिए कि मांडर में उपचुनाव क्यों हो रहा है। 2019 में मांडर से बंधु तिर्की विधायक चुने गए थे। बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा। सीबीआई ने जांच की, बंधु तिर्की दोषी पाए गए। 3 साल की सजा हुई। बंधु तिर्की की विधानसभा सदस्यता चली गई। जब बंधु तिर्की विधायक नहीं रहे तो अब वो अपनी बड़ी बेटी शिल्पा नेहा तिर्की का सियासी डेब्यू कराना चाहते हैं। इसके लिए दिल्ली दरबार में बंधु तिर्की हाजिरी लगा चुके हैं। चेहरा बता रहा है कि झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने शिल्पा के नाम पर सहमति जता दी है। मैं ये तमाम चीजें हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी पर मैं अपनी बात रख चुका हूं और उन्हीं को इसमें निर्णय लेना है। हमको लगता है कि समय आने पर 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। इसके संबंध में चूँकि राष्ट्रीय नेताओं को ही निर्णय लेना है और जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार चुनाव के मैदान में उतरना है। मांडर विधानसभा सीट पर बंधु तिर्की की मजबूत पकड़ मानी जाती है, लेकिन सच्चाई है कि 2014 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर बंधु तिर्की को हरा चुकी हैं। अभी बीजेपी की ओर से मांडर उपचुनाव के लिए नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन जो रेस में हैं उसमें मेयर आशा लकड़ा, पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुण उरांव और गंगोत्री कुजूर हैं। हालांकि बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। उम्मीदवारों की घोषणा हमारे यहाँ पार्टी में एक परंपरा है, प्रक्रिया है और संवैधानिक उपबंध है पार्टी का, उसके तहत होता है। वो हम सब लोग बैठ के केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के आलोक में हम सब करते हैं। भले ही बीजेपी की ओर से उम्मीदवार के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस बार मांडर से बीजेपी की जीत तय है। हेमंत सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में माहौल खराब है। राज्य की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में राज्य के सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन जी के खिलाफ पूरी तरह से वातावरण बना हुआ है। ये विकास विरोधी सरकार है, समाज विरोधी सरकार है और भ्रष्टाचार से युक्त और विकास से मुक्त सरकार है। इसलिए मांडर में वहाँ की जनता इनको करारा जवाब देगी। मांडर उपचुनाव में बंधु तिर्की के चुनावी मैदान से दूर रहने का राजनीतिक लाभ बीजेपी उठाना चाहेगी। वहीं महागठबंधन इस उपचुनाव में एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगा ताकि राज्य में एक अच्छा संदेश जा सके। रांची से संवाददाता अविनाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण के लिए जमकर वोटिंग हुई। आखिरी चरण में नक्सलियों की धमकी बेअसर साबित दिखी। नक्सलियों की धमकी के बाद भी वोटरों में जबरदस्त उत्साह दिखा। राज्य के 23 जिलों के 72 प्रखंड में गांव की सरकार के लिए वोटर्स ने अपना जनादेश दिया। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग रंग देखने को मिला। आखिरी चरण में जमकर वोटिंग हुई। खूंटी, मुरहू और अड़की प्रखंड में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। बहुत ज्यादा उत्साहित थे, इवन सुबह ही से थे, लेकिन काम की वजह से यहाँ पे आ नहीं पाए। लेकिन जैसे ही काम खत्म हुआ यहाँ पे तुरंत आ गए अपना अधिकार का प्रयोग करने के लिए। कोडरमा में 3 प्रखंड में सुबह से वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया। गांव की सरकार चुनने के लिए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचकर वोटिंग की।
जिनके लिए हमने मतदान किया है, उन सभी प्रतिनिधि से भी हम ये आग्रह करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, उस योजना का सही लोगों तक लाभ पहुँचे और उस योजना का समय पे कार्यान्वयन हो, इस दिशा में वो ध्यान दे, काम करे। और निश्चित रूप से भारत सरकार पूरे तन्मयता के साथ, भारत सरकार की ये अपेक्षा है कि गांव की सरकार मजबूत हो, गांव की सरकार सशक्त हो। धनबाद के निरसा गोविंदपुर में आखिरी दौर में जमकर वोटिंग हुई। मतदान केंद्रों पर महिला पुरुष वोटर्स की भीड़ देखी गई। धनबाद में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। चतरा में पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। वोटर्स अपने चहेते प्रत्याशियों को चुनने के लिए उत्साहित दिखे। पत्थलगड्ढा, सिमरिया और टंडवा में वोटिंग हुई। गुमला में नक्सलियों के गढ़ में पहली बार मतदाता निर्भीक होकर मतदान करते दिखे। रामगढ़ में कड़ी सुरक्षा के बीच गांव की सरकार के लिए वोटिंग हुई। गढ़वा में पंचायत चुनाव को लेकर छिटपुट घटना के बीच मतदान हुआ। वहीं लोहरदगा सदर प्रखंड, कैरो और भंडरा प्रखंड में वोटिंग हुई। गिरिडीह में नक्सलियों के बहिष्कार वाले पोस्टर और पुलिया के नीचे आईडी बम लगाने के बावजूद नक्सल प्रभावित इलाके में बढ़ चढ़कर मतदान हुआ। हजारीबाग में कटकम सांडी, कटकम दाग, सदर केरेडारी और बड़का गांव प्रखंड में वोटिंग हुई। सिमडेगा में कड़ी सुरक्षा के बीच पीएलएफआई के गढ़ में मतदान हुआ। आखिरी चरण में ज्यादातर नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण वोटिंग हुई। ये गांव की सरकार के लिए बेहद ही राहत भरी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रांची में कुश्ती का महाकुंभ लगा है। आज से खेल गांव के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आगाज हुआ। 3 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 28 राज्यों के 2300 पहलवान अपना जौहर दिखा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रांची में दंगल चल रहा है। कुश्ती के रिंग में 28 राज्यों के पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। देश में कुश्ती के इतिहास में एक साथ 6 मैट पर पहली बार कुश्ती लड़ी जा रही है। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसी टूर्नामेंट है जहाँ 6 मैच पर आयोजित हो रहा है। इतनी बड़ी टूर्नामेंट आज तक हिंदुस्तान में अभी तक आयोजन नहीं हुआ था। इस दोनों आयोजन में, दोनों नेशनल में करीब 2400 पहलवान भाग ले रहे हैं। रांची के खेल गांव में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कुश्ती का महाकुंभ का आगाज हो चुका है। 28 राज्यों के 2300 से ज्यादा पहलवान दंगल का दांव पेच दिखा रहे हैं। रिंग के बाहर हरियाणा और दिल्ली के पहलवानों की जुबानी कुश्ती देखिए। दूध कितना पीते हैं? दूध भी पी लेते हैं। अच्छा मतलब एक दिन में कितना? 5-7 लीटर। 5-7 लीटर दूध एक दिन में हरियाणा वाले पीते हैं। ए भाई, दिल्ली वाले कितना पीते हैं? 2-1.5 10। मतलब हरियाणा से कम। ये दूध से फर्क नहीं पड़ता जी। मेहनत करेगा उससे फर्क पड़ा है। तो दूध पिएगा स्ट्रांग तो ही होगा ना जी। प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ा है दूध पीने के बाद। कुश्ती के रिंग में हरियाणा के पहलवान का दबदबा नजर आ रहा है। वहीं इस बार संसाधन की कमी से जूझ रहे बिहार से आए पहलवान भी अपना जलवा दिखाने को बेकरार हैं। बिहार की तैयारी कैसी है? बढ़िया है, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ कमी है सुविधाओं की। जिस तरीके से हरियाणा दिल्ली में बहुत ही अच्छी सुविधा है, इसको लेकर के माहौल है एक बढ़िया। अभी धीरे धीरे बिहार में भी हो रहा है। देखते हैं अभी आगे अच्छा करेंगे बच्चे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।